स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओमान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। सभी को पता है कि ओमान में मोनार्की है और पर कभी कभी न्यूज़ में आता है कि ओमान में इलेक्शन चल रहे हैं, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि यार जब वहाँ मोनार्की है तो इलेक्शन कैसे चल रहे हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे, वहाँ पे इलेक्शन किस पोस्ट के लिए होते हैं और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो सुल्तान हमारा पोस्ट है, जो वहाँ पे किंग होते हैं, सभी को पता है कि वहाँ एक सुल्तान होता है और उसके पास सभी पावर्स होती हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वो उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है उसके पावर पे। जो लॉज बनते हैं उस पे जो सिग्नेचर होता है वो किंग के सिग्नेचर के बिना वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकता, और किंग के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि वो लॉ को साइन करे या ना करे। बिल्कुल उसके ऊपर होता है कि वो लॉ को साइन करे या ना करे। और वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता है सुल्तान के लिए, और सुल्तान को आप हटा भी नहीं सकते। कोई इम्पीचमेंट का रूल नहीं है कि आप कोई भी, अगर आप संसद में चाहें तो आप विधेयक ला के या फिर कुछ भी करके आप वहाँ के सुल्तान को नहीं हटा सकते। उसके बाद अगर बात करें तो वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वही हैं। और वो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, सेंट्रल बैंक का चेयरमैन भी होता है, और एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और कैबिनेट मिनिस्टर को भी वहीं अपॉइंट करता है। उसको किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको मन करेगा उसको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और जिसको मन करेगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर ही बनाएगा। और वो कोई भी, मतलब उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके असेंबली से। वो मैं आगे बात करूँगा कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है और अपना जो क्राउन प्रिंस है उसको चुनता है। उसके बाद वहाँ की नेशनल असेंबली की बात करते हैं। देखिए, वो जो नेशनल असेंबली है वहाँ की, ओमान काउंसिल कहते हैं उसको बेसिकली। और ओमान काउंसिल 2011 से पहले, जब अरब स्प्रिंग के पहले, वो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी। पर 2011 में जो पहले सुल्तान थे, अभी जो सुल्तान है उसके पहले के जो सुल्तान थे हमारे, काबूस बिन सैद अल सैद, उन्होंने उसकी पावर थोड़ी इंक्रीज़ की असेंबली की और थोड़ी बहुत पावर दी। देखिए, ओमान में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम यूएई और सऊदी अरब के रिस्पेक्टिव में बात करें तो ओमान में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है। पर हम अगर इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कहीं डेमोक्रेसी नहीं दिखी, क्योंकि लोग को कहीं कोई भागीदारी नहीं है। वो सुल्तान को कुछ नहीं कर सकते, लोग ना हटा सकते हैं ना चुन सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ, तो ओमान काउंसिल की अगर हम बात करें तो ओमान काउंसिल बेसिकली दो हाउसेज में डिवाइडेड है, स्टेट काउंसिल और कंसल्टेटिव काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल है वो अपॉइंटेड होती है और जो कंसल्टेटिव काउंसिल होती है वो इलेक्टेड होती है। अगर हम स्टेट काउंसिल की बात करें तो स्टेट काउंसिल में 86 सीट्स होती हैं। उनकी जो टर्म होती है वो 4 साल होती है और वो अपॉइंटेड होते हैं सुल्तान के द्वारा। मतलब सुल्तान जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेगा। ऐसे वहाँ के लॉज में ऐसा है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर कोई स्पेशल स्किल वाले लोग हैं उनको अपॉइंट करना है आपको। पर सुल्तान सुल्तान का जो मन वो जिसको भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पावर्स हैं, थोड़ी बहुत पावर्स हैं। तो पावर क्या है? तो पावर है वो मिनिस्टर जो है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आप पूछ सकते हैं कि यार आप कैसा काम कर रहे हो, आप मेरे एरिया के लिए क्या काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो गवर्नमेंट के जो ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है उसको रिव्यू कर सकते हैं और अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। पर किंग है, उस बदलाव को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। वो किंग के ऊपर है पूरी तरह। वो आपके बदलावों को ठुकरा भी सकता है, उसके ऊपर है पूरी तरह। मतलब किंग पे कोई कंट्रोल नहीं है असेंबली का, ये बात साफ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंसल्टेटिव काउंसिल की, तो उसमें भी सेम 86 सीट्स होती हैं। उनकी जो टर्म होती है वो 4 साल होती है, वो स्टेट काउंसिल की तरह ही। और वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो है वो सर्वाइव करती है ओमान में। थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ी बहुत सर्वाइव कर रही है। इनके भी पास सेम पावर है, वो मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है उसको रिव्यू कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, थोड़ी बहुत बदलाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। पर मैंने पहले ही बताया, किंग के पास अंतिम वो है। मतलब किंग चाहे तो वो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। हाँ, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं अब, देखिए इसका जो इलेक्शन होता है बेसिकली वो 61 प्रोविंसेस के द्वारा वो भेजे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेटिव काउंसिल में, जिसमें इलेक्शन होता है। तो ये देखिए, जिसकी आबादी कम है जिस प्रोविंस की, उसमें एक मेंबर है, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसमें 2 मेंबर है। तो हमारे पास जो 25 हैं वो 2 मेंबर प्रोविंस है और जो 36 हैं वो सिंगल मेंबर सीट है, मतलब सिंगल मेंबर प्रोविंस है। मतलब एक
जो 36 प्रोविंस है उससे एक एक मेंबर चुन के जाते हैं, और जो 25 प्रोविंस है उससे दो दो मेंबर चुन के जाते हैं, जिसकी आबादी ज़्यादा है। जो इलेक्शन है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे होता है, मतलब एक सीट है, मान लीजिए अगर कि एक सीट है उस पर 3 बंदे खड़े हैं, ए बी सी, तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। अगर ए को सबसे ज़्यादा वोट मिला तो वो जीत जाएगा, अगर बी को मिला तो बी जीत जाएगा, अगर सी को मिला तो सी जीत जाएगा। पर वहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं। मतलब इंडिया की तरह नहीं कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस मतलब कोई भी पार्टी नहीं है। वहाँ पे जितने भी कंसल्टेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी पार्टी के नहीं है, सभी इंडिपेंडेंट चुन के आते हैं, क्योंकि ओमान में अलाउ ही नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी कि ओमान में इलेक्शंस होते हैं भी हैं, किस किस पोस्ट के लिए होते हैं। थैंक यू।